हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ मुफ्त में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे फिर बढ़ते हैं। आज का वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोदुली भाग 2 के गद्यखंड का 12वां पाठ शिक्षा और संस्कृति का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको शिक्षा और संस्कृति पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोदुली भाग 2 के किसी पाठ के किसी अन्य वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोदुली गद्यखंड लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते इस वीडियो में हम आपको शिक्षा और संस्कृति पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाते हैं। हमने आपको कई बार बता रखा है और अब आप तो इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि आपकी बुक में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है पाठ के साथ, एक होता है पाठ के आसपास। पाठ के साथ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। तो पाठ के साथ वाले में ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे या फिर किसे मानते थे। तो गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहते हैं। अर्थात गांधी जी के अनुसार जो बढ़िया शिक्षा था वह सिर्फ और सिर्फ अहिंसक प्रतिरोध वाला शिक्षा था। तो ये बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये नहीं कि छोटा आंसर है तो इसको याद नहीं रखेंगे। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहा है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो है हाथ, कान, नाक, ये सभी के सभी जो हमारे शरीर के अंग है ये इंद्रियां हैं हमारी। तो पाठ में मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है, और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिए। इस पूरे पाठ को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी दे पाइएगा, और आपको जो हमें पढ़ा रहे हैं ये आपको और ज़्यादा अधिक अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा तो इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ही अच्छे से याद करवा दें, इसलिए सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलिए और लास्ट तक बने हुए रहिएगा। और इस वीडियो के बाद इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग जो है उसको सीखना क्यों जरूरी है। तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग किसी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं उसका उपयोग हम लोगों को बुद्धिपूर्वक सीखना क्यों जरूरी है। तो इसका एक छोटा सा आंसर है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग ही बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। क्योंकि अगर हम लोग इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना सीख जाएंगे तो हमारा जो बुद्धि है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, उसका विकास हम जल्द से जल्द और उत्तम तरीके से कर सकते हैं। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं, अर्थात गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय क्या है। तो गांधी जी का जो शिक्षा है, गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय मानते हैं बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट किया जाए। अर्थात गांधी जी के अनुसार जो उत्तम शिक्षा है वह यही है कि गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय मानते हैं कि बच्चे के शरीर, बच्चे की बुद्धि और उसके आत्मा के जितने भी गुण हैं सभी गुणों को प्रकट कर दिया जाए, उसे ही शिक्षा का अभिप्राय कहा जा सकता है। और गांधी जी इसी को शिक्षा का अभिप्राय मानते थे। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, अर्थात जो हमारी मस्तिष्क है, जो हमारी आत्मा है, इन दोनों का जो सबसे उच्चतम विकास है वह उच्चतम विकास कैसे संभव है। जब बच्चों को कोई दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से यह तालीम शुरू करे उसी क्षण से उससे उत्पादन का काम करके योग्य बना दिया जाए। ये सारी शिक्षा दस्तकारी उद्योग के द्वारा दी जाए तो इससे उनके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अर्थात गांधी जी ने एक पैराग्राफ में हम लोगों को बताया था कि अगर किसी भी बच्चों को दस्तकारी सिखाई जाए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दस्तकारी क्या होता है। दस्तकारी कहा जाता है हस्त कौशल को, हाथ का कला, हाथ के कला को दस्तकारी कहा जाता है। गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी बच्चों को दस्तकारी अर्थात उसको एक हाथ का कला सिखा देना चाहिए, जिससे वह उसी क्षण से उसकी तालीम शुरू कर दे, अर्थात उसकी शिक्षा जो है उसके बारे में अच्छे से सीखना चालू कर दे और उसी क्षण से वह उत्पादन का काम करने लगे। क्योंकि अगर आप हाथ का कला सीख जाइएगा, किसी चीज़ को बनाना सीख जाइएगा,
तो आप उसका उत्पादन करके उस चीज़ को बना करके अपने काम करके आप अपने आप को योग्य बना सकते हैं। और ये सारी शिक्षा हम लोगों को दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए तो इससे हमारे मस्तिष्क और आत्मा का जो विकास है वह उच्चतम विकास संभव है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो जो गांधी जी ने बातों को बताया था सिर्फ उसी को आपको लिख देना है कि जब बच्चों को कोई दस्तकारी सिखाई जाए तो जिस क्षण से वह तालीम शुरू कर दे उस क्षण से उत्पादन का काम करके योग्य बन जाए, योग्य बना दिया जाए। ये सारी शिक्षा दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए तो इससे उनके मस्तिष्क और आत्मा का जो उच्चतम विकास है वह संभव है। गांधी जी ने कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं। अर्थात गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति लाने को लिए कहा था, तो उस सामाजिक क्रांति को कताई और धुनाई के द्वारा कैसे लाया जा सकता है ग्राम के उद्योगों द्वारा, वो पूछा जा रहा है। तो कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा से नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वस्थ प्रद नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों में बड़ी बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। साथ साथ गाँव में बढ़ने वाला जो ह्रास है, जो हानि है, वह भी रुकेगा। इस प्रकार की शिक्षा योजना से गांधी जी एक सामाजिक क्रांति संभव मानते हैं। गांधी जी ने बताया था कि वे कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। तो ये जो सामाजिक क्रांति ये कैसे संभव है ये पूछा जा रहा था। तो कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग, अर्थात कताई कैसे किया जाता है और धुनाई, अगर इस टाइप के काम के उद्योग फैक्ट्री को ग्राम में स्थापित कर दिया जाए तो इससे सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा से जो नगर है और ग्राम है इन दोनों का बीच जो एक संबंध है वह संबंध नैतिक आधार पर प्राप्त होगा और समाज के जो मौजूदा आरक्षित अस्वस्थ और अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंध में बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, उन बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर करने में हम लोगों को इस ग्राम उद्योगों से सहायता मिलेगी। और साथ साथ जो हमारे गांव में बढ़ रहा है, जो हानि हो रही है, उस हानि को भी यह रोक सकता है ग्राम में अगर हम लोग उद्योग स्थापित कर दिया जाए जिस उद्योग में कताई और धुनाई का काम हो और उसमें गाँव के लोग ही काम करें। इस प्रकार की जो शिक्षा है, इस शिक्षा से योजना इस प्रकार की शिक्षा योजना से गांधी जी सामाजिक क्रांति को संभव मानते हैं। अर्थात इस प्रकार की योजना को कर करके अगर हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम लोग एक समाज में क्रांति को ला सकते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण मानते थे, क्योंकि जब व्यक्ति चित्र निर्माण करने में, क्योंकि जो व्यक्ति है वह चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। जिस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम सौंपना चाहते थे। गांधी जी का जो ध्येय शिक्षा था, इन गांधी जी के इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पार्ट का आंसर आपको देखने में लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन आंसर बिल्कुल ही शॉर्ट है। सिर्फ एक या दो चीज स्टिक पॉइंट को आपको याद कर लेना है कि जो गांधी जी थे वे शिक्षा का ध्येय क्या मानते थे और क्यों उसको मानते थे। तो गांधी जी के अनुसार जो ध्येय था वो सिर्फ और सिर्फ चरित्र निर्माण था। गांधी जी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण को मानते थे, क्योंकि जब व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा, वह अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बिल्कुल ही अच्छा बना लेगा, तो समाज में वह अपना जितना भी काम होगा अपने आप उस काम को संभाल लेगा, उसको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा, जो अपने चरित्र का स्वयं निर्माण कर लेगा, अपने काम को स्वयं संभाल लेगा, उसके हाथों में समाज के संगठन का काम भी सौंपना चाहते थे। अर्थात जब वह अपने आप को संभाल सकता है, अपने चरित्र का अच्छी तरह से निर्माण कर सकता है, तब वह समाज का संगठन भी कर सकता है और समाज के संगठन का काम भी उसको सौंपा जा सकता था, जो अपने चरित्र का निर्माण स्वयं कर सकता था। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? अर्थात जो गांधी जी थे वे देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पुस्तकें लिखी हुई रहती है उसको हम लोग अपनी देसी भाषाओं में अनुवाद करके उसको आवश्यक बना सकते थे। तो उस अनुवाद कार्य को गांधी जी आवश्यक क्यों मानते थे? तो अन्य देश की भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे देसी भाषा में बड़े पैमाने पर अनुवाद करके ही जाना जा सकता है, इसलिए देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य आवश्यक मानते थे। इसका बिल्कुल ही शॉर्ट और सिंपल सा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि गांधी जी जो थे वे देसी भाषाओं में बड़े पैमाने का अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। तो गांधी जी का मानना था कि अन्य अन्य देशों में अलग अलग प्रकार के कवि हैं, विशेषकर जैसे कि शेक्सपियर जैसे कवि थे, वे अंग्रेजी भाषा के थे, तो वे अपने ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में किताबों में लिखा करते थे। और उस ज्ञान को अगर हम लोगों को प्राप्त करना है तो हम लोग तो अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे, और जब तक अंग्रेजी सीखेंगे उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो वे कहते थे कि ऐसे अनुवादक होना चाहिए जो अंग्रेजी के संपूर्ण ज्ञान को हमारी देसी भाषा में, जो हमारी देसी भाषा है उसमें अनुवादित कर दे और हम लोग अपनी देसी भाषा में उस ज्ञान को पढ़कर अर्जित कर सकें। इसीलिए वे अन्य देसी भाषाओं के जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद करके ही जाना जा सकता है, अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य वे आवश्यक मानते थे कि देसी भाषाओं में बिल्कुल ही बड़े पैमाने पर अनुवाद का कार्य होना चाहिए, ट्रांसलेशन का कार्य होना चाहिए।
दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? तो दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ जरूरी है क्योंकि अपनी संस्कृति को न समझकर अन्य संस्कृति को समझना या उसका अनुकरण करना आत्महत्या के समान है, सुसाइड के समान है। क्योंकि जो दूसरी संस्कृति है, जैसे कि हमारा कल्चर है और हम लोग अपनी कल्चर को नहीं समझते, अपनी संस्कृति को समझ नहीं रहे हैं और दूसरे की संस्कृति की गहरी समझ लेना चाहते हैं। तो दूसरी संस्कृति से पहले सबसे पहले हमको अपनी संस्कृति की गहरी समझ होना जरूरी है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सभी का नॉलेज, इन सभी का ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। क्योंकि अपनी संस्कृति को अगर हम लोग नहीं समझते हैं और अन्य संस्कृति को समझना चाहते हैं या फिर उसका पालन करना चाहते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ही आत्महत्या के समान है, अर्थात सुसाइड के समान है। इसलिए कोई भी व्यक्ति है, उसका जो एक अपना संस्कृति है, सबसे पहले उसको उस संस्कृति का नॉलेज लेना चाहिए। उसके बाद वह अन्य संस्कृतियों को भी समझ सकता है और अन्य संस्कृतियों का भी अनुकरण कर सकता है। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में गांधी जी ने बताया था कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क बनाया जाना चाहिए। तो क्यों बनाया जाना चाहिए वो पूछा जा रहा है, और इस चीज़ के बारे में गांधी जी ने क्या राय दिया था, उस राय को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क बनाना चाहिए। इसमें गांधी जी की राय है कि विभिन्न देशों की संस्कृति को हमें जाने, लेकिन पहले अपनी संस्कृतियों को समझें, क्योंकि अपनी संस्कृति की अवहेलना करके दूसरी की संस्कृति का आचरण आत्महत्या के बराबर है, जो कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया। उसी प्रकार दूसरों की भाषा के संपर्क करना भी निरर्थक होगा। उसके पहले हमें अपनी भाषा को हृदय अंकित करना होगा। अगर हम अपनी मातृभाषा में विभिन्न देश की भाषाओं को अच्छी तरह बातों में अनुवाद कर सकते हैं, तो हम भारतवासी अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक देशों की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भी जान पाएंगे। अर्थात इस क्वेश्चन के जरिए बहुत बड़ी बात को बताते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क हम लोगों को क्यों बनाना चाहिए, इस बारे में गांधी जी की राय क्या है। तो अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क बनाना चाहिए। इसमें गांधी जी की राय यही है कि विभिन्न देशों की संस्कृति को हम लोगों को जानना चाहिए, लेकिन विभिन्न देशों की अन्य देशों के कल्चर को जानने से पहले, अन्य देशों की संस्कृति को जानने से पहले सबसे पहले हमें अपने देश की संस्कृति को जानना चाहिए, उसकी संस्कृति का आचरण करना चाहिए। अगर हम लोग अपने देश की संस्कृति का अवहेलना करते हैं, उसकी अनुकरण नहीं करते हैं और दूसरे देश की संस्कृति का अनुकरण करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा आचरण है, ये जो हमारा व्यवहार है, वह आत्महत्या बराबर है। उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरी की भाषा में संपर्क करना चाहते हैं तो वह भी निरर्थक होगा। सबसे पहले हमको अपनी मातृभाषा, जो भी हमारी मातृभाषा है, उस देसी भाषा को हम लोगों को अच्छी तरह से सीखना चाहिए और उस भाषा को हृदय अंकित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी मातृभाषा में विभिन्न देश की भाषाओं को अच्छी अच्छी बातों का अनुवाद करते हैं, तो हम भारतवासी जो हैं वह अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख लेते हैं लेकिन हम अपनी भाषा को अच्छी तरह से सीखे हुए रहेंगे, तो हम अंग्रेजी की भाषा को, अंग्रेजी में जो अच्छे अच्छे ज्ञान की बात है, उनको हिंदी भाषा में भारतवासी के लोगों को सुना पाएंगे। तो इससे भारत के सभी लोग लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक देशों की विभिन्न संस्कृतियों को भी हम लोग, अगर अपनी भाषा को अच्छी तरह से जानेंगे, तो अन्य देशों की विभिन्न संस्कृतियों को भी जान पाएंगे। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? जो गांधी जी थे वे किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और उस सामंजस्य को बेहतर क्यों मानते हैं? इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहले ये पूछा जा रहा है कि किस तरह के सामंजस्य को बेहतर मानते हैं, और वो जो सामंजस्य है उसको बेहतर क्यों मानते हैं, उसका रीज़न भी पूछा जा रहा है। तो जो विभिन्न संस्कृतियाँ हिंदुस्तान में पैर जमा चुकी है, जिनका भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं, वह सामंजस्य भारत के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस प्रकार के सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। अर्थात गांधी जी के अनुसार जो सामंजस्य है वह भारत के लिए बेहतर होगा। वो जो संस्कृति, वह संस्कृति जो कि हिंदुस्तान पर अपना पैर जमा चुकी है, उस संस्कृति को ही हम लोगों को मानना चाहिए। जिनका भारतीय जीवन में एक गहरा प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं, वह सामंजस्य भारत के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस प्रकार के सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, हमारे अपने देश के बनाया गया संस्कृति होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। आशय स्पष्ट करें। ये पाठ है निबंध। निबंध के पाठ में जो
क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तर प्रश्न उत्तर, इनका जो आंसर होता है वो मैं कितना भी स्टिक लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। जो कहानियाँ होती है, जो पाठ व्यक्ति चित्र होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चन के आंसर अगर आप पाठ पढ़े हुए रहिएगा तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो निबंध जैसे पाठ होते हैं, इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले आप पाठ को अच्छे से पढ़िएगा तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है पाठ के साथ में कि आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करें का मतलब होता है व्याख्या करें। एक पंक्ति आपको दिया हुआ रहेगा और उस पंक्ति के बारे में आपको बताना होगा कि इस पंक्ति के जरिए लेखक पाठ में हमको बताना क्या चाहते थे। तो हमारा पहला पंक्ति है, मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। तो इस पंक्ति के द्वारा जो इस पाठ के लेखक है महात्मा गांधी, भी हम लोगों को बताना क्या चाहते हैं ये आपको बताना है। तो पंक्ति मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। तो इस पंक्ति के द्वारा गांधी जी की इच्छा है कि बच्चों में दस्तकारी शिक्षा यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। ये सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। अर्थात गांधी जी की, सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं दस्तकारी। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए। दस्तकारी कहा जाता है हस्त कौशल को। हस्त कौशल का मतलब होता है हाथ का कला, वैसा कला जो आपके अंदर हो और आप उस कला के जरिए किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को किसी भी काम के योग्य बना सकते हैं, उसे कहा जाता है दस्तकारी। तो गांधी जी की इच्छा है कि बच्चों में दस्तकारी शिक्षा यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात जो यांत्रिक शिक्षा है, जो हस्तकला है, वह किताबों ज्ञान से नहीं हम लोगों को बच्चों को देना चाहिए, बल्कि किसी भी दस्तकारी या उद्योग में, किसी फैक्ट्री में उस शिक्षा को दी जानी चाहिए जिससे वह अपने कामों को बिल्कुल ही अच्छी तरह से सीख ले। तो यही पंक्ति के जरिए बताना चाहते थे कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए, किसी हस्त कौशल की फैक्ट्री के द्वारा ये गांधी जी सभी को शिक्षा देना चाहते थे। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य एक संस्कृति का नाम है, कल्चर का नाम है। तो शुद्ध आर्य जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। इसका क्या कारण है? तो भारत की संस्कृति आर्य संस्कृति जो कि एक शुद्ध संस्कृति है, यह संस्कृति हमारे पूर्वजों का देन है, इसके समन्वय नीति का परिणाम है। अतः उससे बढ़कर भारतीयों के लिए कोई चीज़ भारत में नहीं है। जो यह आर्य संस्कृति है, यह भारत की सबसे शुद्ध संस्कृति मानी जाती है। यह संस्कृति जो है यह हमारे पूर्वजों का देन है, इनके समन्वय नीति का परिणाम है। अतः इससे बढ़कर भारतीयों के लिए कोई भी चीज़ भारत में नहीं है कि हमारे पास ऐसा संस्कृति है जो आर्य संस्कृति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। ये तीसरा पंक्ति है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इस पंक्ति के जरिए पाठ में लेखक हम लोगों को क्या से स्पष्ट करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? तो भारतीय धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, अर्थात इस धर्म में कोई बंधन नहीं है। सबको स्वाधीन होने का तथा स्वेच्छा से दूसरे धर्म का अवलोकन करने का कर्तव्य प्राप्त है, लेकिन किसी अन्य धर्म संस्कृति के अध्ययन में अपना धर्म न भूले। हमारा धर्म दूसरे धर्म को भी यथोचित स्थान पर बैठाती है या फिर बांधती नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इस पंक्ति के जरिए लेखक हम लोगों को सिर्फ यही बताना चाहते थे कि जो धर्म है वह कैद खाने का धर्म नहीं है, अर्थात इस धर्म में कोई भी बंधन नहीं है। सबको स्वाधीन होना चाहिए तथा स्वेच्छा से दूसरे धर्म का अवलोकन करने का कर्तव्य प्राप्त है। अर्थात हमारे देश में जितने अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों को अपने अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कोई अन्य धर्म संस्कृति के अध्ययन में अपना धर्म भूल जाए, कोई दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अपना धर्म भूल जाए, तो हमारा धर्म दूसरे धर्म को यथोचित स्थान पर बिठाती है, बांधती नहीं है। इसलिए जो मेरा धर्म वह कैद खाने का धर्म नहीं है, वे हम लोगों को इस पाठ के जरिए समझाते थे। इस पाठ का नाम था शिक्षा और संस्कृति। उन्होंने आधे पाठ में शिक्षा के बारे में बताया था हम लोगों को, और आधे पाठ में संस्कृति के बारे में बताया था कि हमारा संस्कृति कैसा है, कल्चर कैसा है, कैसा होना चाहिए, अन्य देश की संस्कृति कैसी होती है, और इसके बारे में बताया था। और शिक्षा में उन्होंने बताया था कि हम लोगों को कैसी शिक्षा हासिल करनी चाहिए, दस्तकारी शिक्षा सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए। इन्हीं दो बातों के जरिए इस पूरे पाठ का निर्माण किया गया। अगर आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को, इस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी याद नहीं हुए तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके और मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएं। जब मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे तो मैं सितंबर या अक्टूबर से आप सभी को लाइव क्लास भी दे पाऊंगा, और लाइव क्लास में आपसे लाइव बातें करते हुए आपको पढ़ा पाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुए रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF चाहिए, इस सभी जो मैंने आपको पढ़ाया इस पूरे
चीज़ के पढ़ाए गए चीज़ को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर प्रकार का PDF और नोट्स दिया जाता है बिल्कुल ही मुफ्त में। इसलिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।